अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो हमें पता चला कि क्लासिकल थ्योरी उसे नहीं समझा सकी थी। तो क्या प्रॉब्लम थे, क्यों नहीं समझा सकी, क्या क्या कोशिशें की गई, वो पिछले लेक्चर में हमने देखा। तो मैक्स प्लैंक्स ने एक ब्रेक थ्रू दिया था अपनी एक नई अप्रोच के साथ, जिससे ब्लैक बॉडी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। तो वो जो उसका फार्मूला था रेडिएशन ब्लैक बॉडी के लिए, वो आज हम ड्राइव करेंगे। फिर उसी के फार्मूले की मदद से स्टीफन्स लॉ देखेंगे, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ की डेरिवेशन देखेंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में हम देखेंगे कि जो आपका रेले जीन्स लॉ था, वो उसने आपको बताया कि प्लैंक्स ने यानी जब उसने रिजल्ट्स देखे प्लैंक्स ने, तो उससे पता चला कि भाई जो रेडिएशन लॉ है क्लासिकल फिजिक्स के फ्रेमवर्क में रहते हुए हम इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लैंक्स ने कुछ अजम्पशन लिए, जिसकी बुनियाद पे उसने एक फार्मूला डेरिवेट किया। उसने कहा कि जो कैविटी की दीवारें हैं और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जो कलेक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगी। क्या मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का? कि जो रेडिएशन कैविटी अब्सॉर्ब कर रही होगी, एमिट कर रही होगी, वो इक्वल रेट पे कर रही होगी। ठीक है। तो ये एक बेसिक अप्रोच लेके उसने चला। फिर उसने कहा कि ये जो प्लैंक्स ने हार्मोनिक ऑसिलेटर आप सोचे हैं, ये ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास रेडिएशन एमिट करेंगी ऑसिलेटर से, वो सेम होंगी जो उस कैविटी की अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी। यानी वो जो कैविटी की वॉल्स है, जिसको हमने एक ऑसिलेटर के तौर पे माना है, तो जो उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, वो ही उस फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। फिर जो मिशन ऑब्जॉर्प्शन हो रही है रेडिएशन की ऑसिलेटर में, हम कहेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी हो रही है, जिसे हमने फोटॉन्स का नाम दिया था। और ये एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। यानी वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो एमिट हुई ऑसिलेटर से, जो तो उसकी फ्रीक्वेंसी के ये प्रोपोर्शनल होगा वो पैकेट जो होगा आपके पास। फिर जनाब हम कहेंगे कि लेट से एनर्जी जो की जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू कह ली जाए, उसके जो ऑसिलेटिंग चार्ज कर रहे हैं वाल्स, जो यानी कैविटी की वाल्स की मदद से जो एमिट हो रही है, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी एच न्यू के। मतलब कि वहां से जो एनर्जी का पैकेट निकलेगा, या जीरो होगा, या एच न्यू होगा, 1 एच न्यू होगा, या 2 एच न्यू होगा, 3 एच न्यू होगा। ये आपके पास, इसको मैंने 1 लिख दिया है, तो इसको हम ऐसा लिखने की जरूरत कोई नहीं जी। तो आपके पास ये अप्रोच होगी, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, यानी एच और एफ फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा उसका मल्टीपल होगा। ठीक। तो हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि जो एनर्जी एक्सचेंज होगी किस किस के बीच में, रेडिएशन और मैटर के बीच में, वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, बल्कि डिस्क्रीट वैल्यू में होगी। और वो जो वैल्यू होगी एच न्यू का मल्टीपल होगी, यानी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अप टू। तो जनाब ये एक सादा सी अप्रोच आ गई। अब ये अगर आप अजम्पशंस को देखते हुए वापस क्लासिकल फिजिक्स पे जाएं, तो क्लासिकल फिजिक्स फ्रीक्वेंसी पे कोई बंदिश नहीं लगाती थी। अब यहां पे तो हमने एक तरह से रिस्ट्रिक्शन कर ली, यानी एनर्जी पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी एनर्जी या एच न्यू के बराबर होगी, या 2 एच न्यू के बराबर होगी, या 3 एच न्यू के बराबर होगी। ठीक है। तो जैसे यानी वो हमारे ऑसिलेटर जो कैविटी वॉल्स का है, वो जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो निकलेगी। तो मगर अगर हम क्लासिकल में देखें तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, जब हम पेंडुलम की बात करते हैं, मैस स्प्रिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली वेरी करती है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एक नुमाया फर्क आ गया कि यहाँ पे डिस्क्रीट का कंसेप्ट आ गया कि भाई एनर्जी सिर्फ एक मखसूस वैल्यू वाली ही होगी, जबकि क्लासिकल में आपकी कोई भी वैल्यू मुमकिन थी। ये एक बेसिक अप्रोच के साथ डिफरेंस है। अब अगर हम डेरिवेशन की जानिब जाएं, तो लेट से हम कहते हैं एन नॉट, एन वन, एन टू, एन एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, हर एक की रिस्पेक्टिवली एनर्जी मान लो 0 ई 1 ई 2 ई एन ई आ गई।
तो अगर मुझसे कोई टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर n मांगे और टोटल एनर्जी मांगे तो मैं इन सबको जमा कर दूंगा। तो मैंने समेशन के साथ n जीरो से इंफिनिटी n कर दिया, यानी मैंने इतने ऑसिलेटर बना लिए और उन सब की जो एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की अगर मुझसे कोई मांगेगा तो मैं उन सारी एनर्जियों को जमा कर दूंगा, तो वो एनर्जी n e n आ जाएगी, यानी जितने ऑसिलेटर के साथ मल्टीपल हो जाएगी ना तमाम ऑसिलेटरों की टोटल एनर्जी ये आ जाएगी। अब इसमें जो चीज समझ नहीं आया कि जो नंबर ऑफ मोड ऑफ स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि हमने कल पढ़ा कि जो आपकी अंदर नोड बनेंगे, यानी जो आपकी कैविटी की वॉल्स हैं वो जितनी अब्सॉर्ब कर रही हैं उतनी एमिट कर रही हैं, तो वहां से एक तरह से एक नोड का कंसेप्ट आ जाएगा स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स में। तो वो जो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे, जितने हमारे पास ऑसिलेटर हैं उतने ही होंगे। तो वही मैंने लिखा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन द वॉल, क्योंकि हर ऑसिलेटर जितनी ले रहा है उतनी वापस भी भेज रहा है, ठीक है। तो वो एक नोड का कंसेप्ट बन जाता है वहां पे। तो एवरेज एनर्जी जो आपके पास आएगी स्टैंडिंग वेव की, वो किसके इक्वल होगी? एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर के। अच्छा, तो हम यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, उसकी स्टैटिस्टिक के मुताबिक जो एनर्जी है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेटर अगर हम एन ई एनर्जी के साथ देखें तो वो आप आ जाएगा एन एन सी, यहाँ पे कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एन ई ओवर के टी आ जाएगा। अब अगर हम एवरेज एनर्जी निकालना चाहें तो टोटल जो एनर्जी है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स के साथ। वो मैंने ऊपर वैल्यूज निकाल दी, चूंकि हम ये पहले वैल्यूज निकाल चुके थे, वो वैल्यूज प्लेस कर दी। अब देखो मैंने एन एन को हाईलाइट किया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यूज प्लेस कर दिया हमने। अब ई को मैंने ग्रीन किया हुआ है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, हमने वो वैल्यू प्लेस कर दी कि जहां जहां ई आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने उसे हाईलाइट कर दिया। बात समझ गए? यानी ऊपर एनर्जी की वैल्यू लगाई, नीचे नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की वैल्यू लगाई, फिर एन एन की वैल्यू यहां से लेकर हमने प्लेस की इसमें। तो आपने फिर ये जब वैल्यूज लगी तो ई की वैल्यू एच न्यू के लिहाज से हमने प्लेस कर दी जहां जहां वो आ रही थी। फिर मैंने क्या किया कि भाई आपके पास यहाँ पे जो ये सारा फैक्टर था एच न्यू ओवर के टी से मैंने एक्स के बराबर मान लिया, तो ये मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। इधर भी इधर ही एच न्यू यहाँ से उठा के बाहर ले गया हूँ, इसमें और कोई काम नहीं किया। अब आपके पास अगर आप देखो तो आप इसको एक डिफरेंशियल मान सकते हो, किसका? नेचुरल समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी एन ई की पावर माइनस एन एक्स का। अगर आप इस डिफरेंशियल को खोलो तो यही बन जाएगा, यानी इसका एक रेसिप्रोकल रिवर्स मैनर में मैंने लिख दिया इस चीज को। तो अब आपके पास ये नेगेटिव भी साइन भी बाहर आया हुआ है। अब अगर आप इस समेशन को खोलते हो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, चूंकि इन्फिनिटी तक है आपके पास। फिर आप क्या कर सकते हो कि इस समेशन को ये जो आपने ओपन करके लिखा है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की सीरीज भी यही आती है आपके पास, तो आपने उस तौर पे इसे लिख दिया। अब आपने क्या किया कि नेगेटिव को अंदर ले गए तो ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा, जैसे ये लिख दिया। अगर आप डिफरेंशियल का टूल लगाते हो तो आप इसको डिफरेंशियल करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स ओवर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। फिर जनाबे वाला क्या है कि आपके पास वो नेगेटिव ने जो नीचे उतरना था ना, नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया मैंने, यानी डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब आपने ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर वाले फैक्टर को भी डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास टूल आ जाएगा। ये 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स आना था, माइनस एक्स ऊपर आगे पॉजिटिव में आ गया, तो इस तौर पर ये लिखा गया। ठीक है, अब दोबारा एक्स की वैल्यू प्लेस कर दो तो ये टूल आ जाएगी, ये एवरेज एनर्जी आ गई। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अगर आप नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम निकालो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, तो आप उसे एन न्यू वी ओवर वी लिख सकते हो। ये आपके पास 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डीवी आ जाएगा, इसे आप एनवी कह दो। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं उसे एवरेज एनर्जी से ज़रब दे दो, तो आपके पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी यूनिट वॉल्यूम उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। वही मैंने ज़रब दे दी उसके साथ। अब आपने जस्ट थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। एच है वेलोसिटी का स्केयर है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी का स्केयर है ये अकेली, तो क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको तरतीब देके आपने लिख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहलाता है, और जब आप इसके कर्व बनाते हो तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ फिट बैठता है तमाम टेम्परेचर पे, तमाम वेवलेंथ के ऊपर। अब ये इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई हमसे पूछे कि नहीं जी इन टर्म ऑफ वेवलेंथ बताओ, तो इक्वेशन 2 में हम वेवलेंथ का फैक्टर ले आएंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लैम्डा, इसके डेरिवेटिव करोगे डीवी, क्योंकि यहाँ पे डीवी चल रहा है ना, तो माइनस सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। जहां जहां फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी जगह वैल्यू प्लेस कर दी हमने। तो यहाँ पे देखो आपके पास वी फ्रीक्वेंसी का क्यूब ओवर सी क्यूब है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हो कि 1 ओवर लैम्डा क्यूब ये लिखा जा सकता है। इसमें रिप्लेसमेंट करने के बाद अब आप देखो मैंने इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी से हटा के इन टर्म ऑफ लैम्डा ले आया हूँ इससे, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव साइन जस्ट ये इंडिकेट करेगा कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा कम होता है,
और इसका कोई इसके अलावा कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। चूंकि हम ज्यादातर मॉडुलस ही लेके चलेंगे तो ई लैम्डा डी लैम्डा के साथ नेगेटिव साइन खत्म करके बस वो लिख दिया मैंने टू यहाँ पे। तो आपने पे नीचे ये जो आपके एक्सपोनेंशियल की पावर है यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्लेस की है, तो ये आपके पास प्लैंक्स लॉ इन टर्म ऑफ वेवलेंथ आ जाता है। अच्छा, अब अगर आप एच को अप्रोच टू जीरो करते हो तो आपके पास यहाँ पे जो आपने इक्वेशन 1 बनाई थी एवरेज फ्रीक्वेंसी वाली, उसको लेके मैंने सॉल्व किया है। तो आपके पास लिमिट आ जाएगी, अच्छा अप्रोचेस टू जीरो, वो आपने टू लगा दिया, आपने ये नीचे वाली एक्सपोनेंशियल सीरीज खोल दी, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, एच न्यू से कट जाएगा, के टी ऊपर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल वही है जो आपके पास क्लासिकल के अंदर रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एच है असल तो फिर ये काम वाली चीज हुई ना कि जब आपने एच को जीरो माना तो वो तो क्लासिकल फिजिक्स पे चला गया। तो जो ये फाइनाइट वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, इसने बचाया प्लैंक्स के फार्मूले को फेल होने से। जो इसकी जो स्मॉल जितना छोटा है 10 की पावर -34 है, तो ये बुनियादी तौर पे डिसकंटिन्यूटी और डिस्क्रीटनेस जो है एनर्जी के अंदर, उसे हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने से यानी हमें रोकता है कि इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा गैजेट ही नहीं है कि हम उसे मेजर कर सकें। तो ये बुनियाद एक बनी। अब अगर यहाँ से वाइन्स लॉ निकालना चाहें तो हम जानेंगे कि भाई आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ के ऊपर था, तो आपके पास ई की पावर एच न्यू ओवर के टी 1 से ग्रेटर होगा। तो ये आपने जो टूल बनाया हुआ है इसमें चूंकि अब आपके पास वो 1 से तो 1 -1 वाले इसे को निगलेक्ट कर देंगे, ये बाकी फैक्टर बच जाएगा, नीचे वाले फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये वाइन्स लॉ के तौर पे देखा जाता है। फिर स्टीफन्स लॉ के तौर पे देखा जाए तो आप जानते हैं कि स्टीफन्स लॉ लो फ्रीक्वेंसी और हाई जो वेवलेंथ है रेंज में प्लैंक्स लॉ को रिड्यूस किया जा सकता है। लाइजीन्स लॉ के अंदर वो आप जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है दिस वन, इसको आप 1 प्लस सीरीज के थोड़ी हाई ऑर्डर निगलेक्ट कर दिया आपने, वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी, 1 से कट जाएगा, टूल आ जाएगा, एच सी से कट जाएगा, के टी इधर चला जाएगा, लैम्डा 5 में से 1 से कट जाएगा, तो ये टूल आ जाएगा। ये आपका रेले जीन्स लॉ बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लैंक्स लॉ था, हमने देखा कि उसका मैथमेटिकल टू क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की सहारा लेते हुए हमने इसे सॉल्व किया है। तो ये जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।